ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। राज्य से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में कल कांग्रेस की बैठक होगी। चुनावी रणनीति को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में राहुल गांधी और खड़गे शामिल होंगे। झारखंड के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसमें शामिल होंगे। पार्टी सोशल मीडिया विभाग को टास्क देगी। तो महत्वपूर्ण बैठक और दिल्ली में ये कल कांग्रेस की बैठक होने वाली है और इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ बता दें कि पार्टी सोशल मीडिया विभाग को लेकर भी टास्क देगी। राहुल गांधी और खड़गे शामिल होंगे। झारखंड के मुद्दों पर बातचीत इसमें की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वैसे तो पार्टियों ने रणनीतियों को धार देना जो है शुरू कर दिया, लेकिन इन दिनों झारखंड के सियासी गलियारों में कुछ सवाल गूंज रहे हैं और वो सवाल ये है कि आखिर झारखंड सरकार में सत्ता का पावर पॉइंट कौन है और विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की क्या भूमिका होगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की भूमिका को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में सवालों और दावों का दौर शुरू हो गया है। सवाल ये कि झारखंड में अब हेमंत सोरेन की क्या भूमिका होगी। हेमंत सोरेन सरकार में या संगठन में भूमिका निभाएंगे। राज्य में सत्ता का पावर पॉइंट किसके पास होगा। क्या विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा उलटफेर होगा। 2 जगह नहीं 3 जगह बढ़ जाएगा। एक अभिमान फिल्म भी था अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का, वो दिखेगा नहीं लेकिन अंदर से चलेगा। बाकी बाहर से जो दिखेगा तो दिखेगा। तो चंपई चचा अब कितना दिन रहेंगे। अब टाइगर कौन है। एक टाइगर जो जनता ने दिया है नाम चंपई सोरेन जी को, और एक टाइगर जो अभी उनके समर्थक इनको दे रहे हैं। तो एक जंगल में 2 तो शेर नहीं रहता है। बीजेपी भले ही प्रदेश सरकार और इंडी गठबंधन पर सवालों के तीर दाग रही हो, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से जमानत मिलने के बाद इंडी अलायंस काफी उत्साहित है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का बाहर आना गठबंधन के लिए डबल डोज से कम नहीं। यही वजह है कि गठबंधन के नेता बीजेपी के सवाल का जवाब भी अपने अंदाज में दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही पावर पॉइंट होती है। हेमंता बिश्व शर्मा को भेज दिया, शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया, पहले से वाजपेयी जी थे। तो उनके जो 3 पावर पॉइंट हैं उस हिसाब से वो यहाँ पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और इस तरह की भ्रामक बातें करके वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में पावर पॉइंट जनता होती है और जनता के आकांक्षा अनुरूप नेतागण नीतियां तय करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। तो लोकतंत्र का जो पावर पॉइंट है वो जनता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सत्ता की कमान चंपाई सोरेन ने संभाली थी। हेमंत सोरेन की वापसी के बाद कुछ लोगों को सत्ता के सिंहासन पर भी हेमंत सोरेन की वापसी दिख रही है। वैसे तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि चंपाई सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन फिलहाल संगठन की बागडोर संभालेंगे। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संथाल परगना के दौरे पर उपराजधानी दुमका पहुंचे और एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। दरअसल हूल दिवस के मौके पर उन्होंने पोखरा चौक पर हूल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी को लेकर सवाल उठाया। मांग करते हैं सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ट्राइबल कैसे कम हुआ और किसकी आबादी कम हुआ, किसकी आबादी बढ़ा है, किस रफ्तार से, उसका कारण क्या।
हमें इस कारणों की हम तलाश नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पहाड़िया जनजाति बिल्कुल आज कम होती चलेगी, उनकी आबादी बहुत ही नगण्य है, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बार बार संथाल परगना के डेमोग्राफी की बात क्यों होती है और क्यों बांग्लादेशी घुसपैठ की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कहा जाता है। देखिए, दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। घुसपैठिए न सिर्फ घुसपैठ करते हैं बल्कि यहाँ शादी कर अपना कुनबा भी बढ़ाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में आदिवासियों के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है। अब देखिए, जनसंख्या के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इसमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी कि 10 साल बाद साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 में मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो 1/3 से थोड़ा ही कम है। पाकुड़ की हालत तो और ज्यादा बदतर है। 2011 में पाकुड़ जिले की कुल आबादी 9 लाख थी, जिसमें 3,23,000 मुसलमान थे, जबकि 10 साल पहले यानी कि 2001 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी महज 2,32,000 थी। हूल दिवस के मौके पर झारखंड सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम चंपाई सोरेन ने राज्यवासियों को करोड़ों की सौगात दी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहे। भोगनाडी में हुए कार्यक्रम में सीएम चंपाई सोरेन ने 177 करोड़ 41 लाख की लागत से 231 योजनाओं का शिलान्यास किया और 122 करोड़ की लागत से 65 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही सैकड़ों लाभुकों में परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। उन्हीं का नेतृत्व में जो नादेशी सरकार बना है, इसलिए कभी उन लोग ये आवाज, गरीबी का आवाज, यहाँ का दलित का जो बात करेगा, आदिवासी का बात करेगा, कभी उसको लोग चैन से नहीं रहने देता है। जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष को का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज्य और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। खबर वैशाली से है, जहां बाजार से घर लौट रहे पिता और उसके 2 बेटों पर फायरिंग की गई। गोलीबारी में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों मासूम बच्चे घायल हैं। घायल पिता को 3 गोली लगी है और उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, जबकि दोनों बच्चों का निजी नर्सिंग होम में इलाज किया गया। घटना महुआ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा अपने बेटों के साथ छतवाड़ा पोठिया गए हुए थे और घर लौटने के दौरान घात लगाकर बैठे अपराधियों ने फायरिंग की। एसडीपीओ के मुताबिक फायरिंग के एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। वहाँ पर हम लोग आए थे ना पटिया के, तो हमें तुम्हारा गोली चला के चला गया। आपको भी लगा? बारूद लगा। वो बउआ कौन है? मेरा भाई। बेतिया में पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मझौलिया के चौकटिया गांव में कार्रवाई की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 लाख से ज्यादा कैश, 4 अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड, 11 मोबाइल और 11 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार इम्तियाज और मिंटू आलम उर्फ अबरार का आपराधिक इतिहास रहा है। मझौलिया थाना में दोनों के खिलाफ साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं। जो घटनास्थल था वहां पे रेड किया गया। रेड करके इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से जो सामान रिकवर हुआ है उसमें 11 मोबाइल फोन है, 11 एटीएम है, 4 सिम कार्ड है और 7,10,000 रुपए कैश। बगहा में महिला की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पटखौली वार्ड नंबर 2 की है। महिला का नाम रानी कुमारी बताया जा रहा है और 1 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। हत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना में आज भी बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिन तक बारिश होगी। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है।
बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले 3 दिन तक बारिश होगी। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है और बारिश के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। गोपालगंज में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश होने से कई जगहों पर जलभराव हो गया है और जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं दूसरी तरफ बारिश कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, गोपालगंज की तस्वीरों से जानिए। मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम, सड़क से लेकर आंगन तक डूबे, पानी में तैर रही जिंदगानी। मॉनसून ने यूपी बिहार के सीमावर्ती जिला गोपालगंज में जोरदार दस्तक दी है। भारी बारिश से एक तरफ जहां लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगहों पर ये बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गोपालगंज मेन रोड और इस्लामिया मोहल्ले की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आसमान से किस कदर आफत बरस रही है। सरकारी अस्पताल परिसर से लेकर मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानी यही है कि आने जाने का परेशानी है, रोगी को कहाँ ले जाए, कैसे ले जाए, ये बहुत बड़ा परेशानी हो गया है। क्या हो गया है? हाँ, बारिश से पूरा बारिश से भरा हुआ है। अब जरा गोपालगंज नगर परिषद के मारवाड़ी मोहल्ले की ये तस्वीर देख लीजिए। बारिश इस कदर आफत बनकर आई है कि लोगों के आंगन से लेकर किचन और बेडरूम तक पानी भर गया है। घर, मोहल्ले, बाजार सब बारिश का सितम झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने नालों की सफाई मानसून से पहले नहीं करवाई, जिसकी वजह से मोहल्ले में जल भराव जैसे हालात हो गए। परेशानी यही है कि नगर पालिका से कोई सफाई नहीं होता है। देखिए घर में ठेवना पर पानी लगा हुआ है और पूरा सामान जो है डूब गया है। हम लोग के आंगन में ठेवना पर पानी लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रहा है। ये पहली बरसात का नज़ारा है। बाढ़ जैसा हालात हो गया है। बाढ़ जैसा हालात हो गया है। कौन सा मोहल्ला है? ये मरवाड़ी मोहल्ला है, राष्ट्रीय कचहरी। बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों के हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कोई उफनती नदी ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया हो। फिलहाल मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब ऐसे में देखना ये है कि बारिश से जल भराव को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद क्या कदम उठाएगा या फिर लोगों को ऐसे ही बारिश का कहर झेलना होगा। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। कटिहार की मनिहारी गंगा नदी में बाढ़ से बचने के लिए परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है। परिवहन पदाधिकारी ने यात्रा के दौरान रखने वाली सावधानी को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही लाइफ जैकेट के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। मनिहार घाट मालिक के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर वो लोग खुद भी मॉनिटरिंग करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में नाव से लोग सुदूर इलाके के दियारा तक यात्रा करते हैं और हर बार एक दुर्घटना की आशंका बना रहता है। लेकिन इस बार जो कटिहार परिवहन विभाग पहले से ही एक्टिव मोड में दिख रहा है और नाव में सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी लाइफ जैकेट क्यों जरूरी है इस पर जागरूक कर रहे हैं। अभी हम लोग को यह जागरूक करना जरूरी है कि लाइफ जैकेट क्यों ज़रूरी है। लाइफ जैकेट जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जब रास्ते में चलते हैं नदी में तो हमेशा मतलब कब क्या दुर्घटना हो जाएगी किसी को कोई पता नहीं है। तो उससे बचने के लिए ये लाइफ जैकेट पहन करके अगर चलेंगे तो अगर दुर्घटना होती भी है तो वो कैजुअलिटी नहीं होगी, वो आराम से बच करके निकल जाएंगे। कि जितनी भी नाव चलती है उस पर जितने भी पैसेंजर बैठे सभी लाइफ जैकेट लगा के बैठे और घाट प्रबंधक से भी अनुरोध करेंगे कि उसमें इनका भी सहयोग चाहिए और इस तरह का हम लोग बराबर हिदायत की जा रही है कि लोगों को लाइफ जैकेट रिंग ये इस्तेमाल करें पहने। हम लोगों ने सूचना बोर्ड भी लगा रखा है, सभी लोगों से अपील करते हैं। लेकिन ये लोकल क्षेत्र है, ये दियारा इलाका है, यहाँ के लोग पहनना नहीं चाहते हैं कि वह पहने। और मैं ये भी यात्री से आग्रह करना चाहूँगा क्षमता से अधिक नाव पर यात्रा न करें। आपकी जीवन अनमोल कीमत है। अगर नाव पर ज़्यादा लोड है
तो आप उस पर यात्रा नहीं करें, आप खुद उतर जाएं, दूसरा नाव का इंतजार करें। मैं बार बार मैं अपने यात्रियों से आग्रह करता हूं, कहीं ना कहीं लोगों में भी कुछ कमी है, लोग भी इसको लेकर जागरूक नहीं होना चाहते, ये भी एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी जान कीमती है और आप जब भी सफ़र करते हैं निश्चित तौर पर जो मार्गदर्शन है उसको मानना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। रामगढ़ में हुई मानसून की बारिश के बाद क्षेत्र के नदी नालों में पानी भर गया है। कल तक पूरी तरह से सूखी पड़ी बड़का गांव की लाइफलाइन हहारो नदी में भी बारिश का पानी आ गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। नदी में पानी आने के बाद क्षेत्र में खेती किसानी के लिए भी पानी आसानी से मिल जाएगा। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। शुरू हुई मानसून के बारिश के बाद बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के आंगो और उरेज के बीच बहने वाली हहारो नदी में आप देख सकते हैं पानी उतर आया है। पानी आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि इस नदी के सूख जाने के बाद आसपास के कुआं, चापानल के जो जल स्रोत है वो सूख चुके थे और पानी नीचे गया था और इस इलाके में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया था। तो पानी आ गया नदी में। हाँ, कल जो मारा ना पानी, हाँ। इसी चलते नहीं तो सूखा था, तो दिक्कत हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। दिक्कत हो रहा था इसमें मैंने जानवर लोग का पीने का, जो जानवर लोग नहीं पी पाता था, पानी गड्ढा बुढ़ा में नहीं था, तो आज आया। तो खेती किसानी में फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा, फायदा होगा। हाँ। ये नदी इस इलाके का प्रमुख नदी है। हाँ। पानी आ गया अपने काल हो जो 4 बजे से पानी मारा ने, करीब 1 घंटा पानी गिरा यहाँ। अच्छा, कल तक ये नदी सूखा हुआ था? कल तक वो सूखा हुआ था। अच्छा, तो गरु जानवर के मैंने पीने भी व्यवस्था कुछ नहीं था। बड़का नदी जाता था समुद्र पानी पीने के लिए। अच्छा, और अब दिन भी जाता था वहीं मैंने नहाने धोने के लिए। पानी नहीं मिल रहा था। अब हहारो नदी में पानी आने के बाद क्षेत्र में सब कुछ सामान्य हो गया है। ग्रामीण काफ़ी खुश हैं कि नदी में पानी बढ़ जाने के बाद अब खेती किसानी भी हो पाएगी और क्षेत्र के कुआं, चापानल और तालाब का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। पटना से बड़ी खबर है, जहां मेट्रो को लेकर रविशंकर प्रसाद का प्रस्ताव सामने आया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। एयरपोर्ट से पटना सिटी तक मेट्रो का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। अभी 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला कॉरिडोर दानापुर से खेमनीचक तक, दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक। 2026 तक ये मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो पटना सिटी तक मेट्रो का प्रस्ताव रखा गया है और मंजूरी मिलने के बाद से काम शुरू होगा। अभी 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है। बता दें कि 2026 तक मेट्रो शुरू हो जाने की संभावना है। एम्स में कार्यरत लगभग 700 नर्सिंग स्टाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। सैलरी अचानक कटौती से नाराज स्टाफ ने चिराग पासवान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले में बातचीत करने का भरोसा दिलाया। नर्सिंग स्टाफ से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। और नर्सिंग स्टाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये तमाम जो लोग नजर आ रहे हैं नर्सिंग स्टाफ है। एम्स में ये लोग पोस्टेड हैं। इन्हें कुछ समस्याएं हुई हैं और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान पहली बार पटना पहुंचे हैं और अपनी समस्या लेकर ये भी उनसे मुलाकात करने आई हैं। क्या नाम है? मनमोहन कुमारी। आप लोग यहाँ आई हैं, काफी संख्या में आप लोग हैं। क्या लगता है क्या समस्या है? मैम, हमारा सैलरी 50,000 था, उसमें से घटाकर 35,000 किया गया है, तो यही सैलरी हमारा सेम होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है अभी। तो पहले 50 मिलता था, 35 किया गया। हाँ, 50 था, 35 किया गया। कारण मैडम, पहले हम लोग का सैलरी 50,000 था। हम लोग ने पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, ठीक है। एम्स में कोविड के समय में इतनी महामारी आई, फिर भी हम लोगों ने बहुत सेवा की है, ठीक है। फिर भी अभी एक कंपनी क्या कर रहा है, एम्स प्रशासन ने कंपनी थर्ड पार्टी को दे रहा है जिसका नाम है संपूर्णा। उन्होंने क्या किया, सैलरी उठा के हम लोग को 50 से 35,000 कर दिया। इस कारण आए, क्या लगता है यहाँ मुलाकात होगी तो? चिराग जी हमेशा दुख दर्द वालों के लिए काम करते हैं, हमेशा दुखों के जो भी दुख से पीड़ित रहता है उनकी सुनते हैं। हम लोगों ने भी अपना प्रयास किया है कि चिराग जी हम लोगों की बातों को सुनेंगे। इंद्रेश। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग टोटल 150 हैं। पूरे अस्पताल में? पूरे अस्पताल में 800 लोग हम लोग हैं।
सभी के साथ ऐसा हो रहा है, सबकी सैलरी कम की है। तो लगभग 150 लोग यहाँ पहुंचे हैं चिराग पासवान से मिलने। साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान हमेशा सबके दुखों में साथ रहते हैं। यही वजह है कि इनकी सैलरी अचानक से जो कम की गई है, 50 की जगह 35 की गई है। अब चिराग पासवान इस मामले में कुछ कर सकते हैं और जो इनकी पहली सैलरी थी वो इन्हें मिल जाए, क्योंकि 150 लोग यहाँ मिलने आए हैं, लेकिन कुल लगभग 700 से 800 ऐसे स्टाफ हैं जिनकी सैलरी में कटौती की गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना से बड़ी खबर है, जहां से स्कूल की नई टाइमिंग लागू हो गई है। सुबह 9 बजे से सरकारी स्कूल खुलेंगे। 3:15 पर बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। शिक्षकों को 10 मिनट पहले आना होगा। तो ये अब टाइम टेबल आज से होगा सरकारी स्कूलों का। सुबह 9 बजे से लेकर के 3:15 तक स्कूल चलेंगे। शिक्षकों को 10 मिनट पहले आना होगा। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर गया और किऊल की ओर जाने वाले यात्री ट्रेन का इंतजार पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेन नहीं आई। दरअसल रेलवे ने 8 जोड़ी ट्रेन को रद्द कर दिया। 2 जुलाई तक ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा। दरअसल वारसलीगंज से नवादा रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण का काम चल रहा है, इसलिए 8 जोड़ी अप और डाउन ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है। वहीं यात्रियों ने रेलवे पर मनमानी का आरोप लगाया है। इससे लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रहा है। दूर दराज के जो यहाँ नौकरी करते हैं उन लोगों को भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रहा है। सही समय 2 ही गाड़ी चल रही है अभी, जिस कारण बीमारियों को, यात्रियों को और दुविधा में पड़े हुए हैं। कोई स्पष्ट नहीं है कि कब ट्रेन आएगी। नहीं, जब 2 ट्रेनें चल रही हैं तो और ट्रेनों को चलाना चाहिए। रेल प्रशासन को इसका व्यवस्था करना चाहिए। आप देखिए ये लाइन में गाड़ियों का आवागमन एक तो ऐसे ही कम है, उसके बाद भी बंद कर रहा है प्रशासन। रेल प्रशासन हर बार कहीं ना कहीं कोई बहाना बना के बंद कर देता है। इतना यात्रियों को दिक्कत है। नालंदा के मिर्जापुर गांव के पास मनरेगा योजना के तहत 12 लाख रुपए खर्च पेड़ पर लगाए गए थे, लेकिन यहां एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कैवी स्टेडियम और पंचाने नदी के किनारे पेड़ लगाए गए थे, लेकिन वो सब देखभाल नहीं करने के कारण खराब हो गए और अब यहां सिर्फ पट्टी ही पट्टी दिखाई दे रही है। मनरेगा योजना से लगे पेड़ों का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। तो देखिए 12 लाख रुपए कर खर्च करके वृक्षारोपण किया गया। ये पेड़ रखरखाव के अभाव में खराब हो गए और ये तस्वीर अब निकल करके सामने आई है, जहां पर पेड़ अब यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं या फिर वो खराब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया था। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के रहोई प्रखंड के इतासंग भदवा पंचायत में, जहां देख सकते हैं ये इतासंग भदवा पंचायत के जो है पंचाने नदी किनारे हैं, जहां पर 2 योजना के तहत जो है मनरेगा कार्य कराया गया है, लेकिन यहां पर वृक्षारोपण जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 12 लाख रुपए राशि से 2 अलग अलग योजना निकाल कर जो है यहाँ पर वृक्षारोपण कार्य कराने की जो बात कही गई है और बोर्ड में अंकित किया गया है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष जो है स्टेडियम में देख सकते हैं किस तरह से जो है वृक्ष जो है स्टेडियम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वृक्षारोपण के नाम पर जो है एक बड़ी घोटाला हुई है और सिर्फ बांस के फट्टी लगाकर जो है कि विभागीय शो कर दिया गया है, कि यहाँ कागजों पर शो कर दिया गया कि यहाँ पर वृक्षारोपण कार्य करा दिया गया, लेकिन वृक्ष जब स्थल पर आएंगे तो वृक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। तो देख सकते हैं दूसरा योजना है ये पंचाली नदी किनारे, जहाँ तटबंध किनारे जो है वृक्षारोपण कार्य तो कराने का जो बात कहा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बांस के फट्टी ही दिखाई दे रहा है और पेड़ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे साफ संकेत है कि नालंदा मनरेगा के तहत जितने भी वृक्ष लगाया गया है कहीं ना कहीं जो है 1-2 जगह नजर आ जाए, उसके बाद जो है बहुत सारे जगह इसी तरह का हालात बना हुआ है। वृक्षारोपण के नाम पर, जल जीवन हरियाली बढ़ाने के नाम पर जो यहाँ पर घोटाला किया गया है और ये जांच का विषय है कि आखिर जो है वृक्षारोपण के नाम पर जो राशि निकासी गई है, वृक्षारोपण के नाम पर जो है बड़ी संख्या में जो है कार्य कराया गया है, तो वृक्ष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसके पीछे कौन लापरवाह है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। पेड़ तो लगले हल, तब अगोरिया नहीं रहती तो धूर जानवर से थी बकरी पठरू अपना जैसे तैसे चरैल की तो खत्म हो गई।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।